हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे अभी के टाइम पे। और इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में कि कैसे आप लोगों को रे डायग्राम्स बनाना है, उसके लिए क्या अप्रोच रखना है। याद कुछ भी नहीं करना है क्योंकि बहुत सारा रे डायग्राम है, अगर आप सबको याद करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और आप भूल भी जाओगे एग्जाम के टाइम पे। तो हम लोग ट्रिक से समझेंगे और बनाएंगे, किस तरह से वो बनता है वो देखेंगे, वो मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से वो बनता है, ताकि हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। और अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप प्लीज़ जाकर देखो, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स मैंने डिस्कस किया है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इससे जो भी हमें पहला पार्ट में जितने भी टॉपिक्स हमें कवर करने इस चैप्टर में, सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है कि कैसे उस टॉपिक्स को, इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्जाम और नॉलेज दोनों ही एकदम A1 रहे, ठीक है। तो गाइस ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि आज के हम लोग वीडियो में या फिर आज के सेशन में क्या करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे रे डायग्राम बनाना, ठीक है। रे डायग्राम का मतलब है, आप लोग अपना बुक्स में देखे होंगे बहुत सारे ड्राइंग्स आपको दिख रहे होंगे इस तरह के। इसमें बहुत सारा ड्राइंग इधर उधर हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये हम लोग को समझना है कि कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से बहुत कुछ हम लोग को सीखने का है इसमें, अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। रे डायग्राम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण आरेख, ठीक है। किरण आरेख ये हमें सीखना है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, रे डायग्राम जो बनता है, ये हमारा बनता है किसी भी एक दर्पण पर, जिसे हम मिरर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें मिरर समझना होगा। मिरर मतलब दर्पण हमें समझना होगा कि दर्पण क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि मैंने इसके बारे में अलग से भी बोला था कि दर्पण हमें समझना जरूरी है जब हम रे डायग्राम समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दर्पण हमें समझने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। दर्पण क्या है? दर्पण मतलब दर्पण एक चिकना कोई वस्तु होता है, चिकना सतह होता है जिसमें परावर्तन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हम लोग कुछ और भी वस्तु ले सकते थे, लेकिन जो दर्पण होता है ना, उसका परावर्तक सतह, जो रिफ्लेक्टिव उसका सरफेस होता है, वो बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, इसलिए उसमें परावर्तन क्लियरली हो पाता है, ठीक है। तो हमें इसमें जानना है दर्पण के बारे में। सबसे पहले दर्पण होता क्या है वो तो हमें पता चल गया। अब दर्पण कितना टाइप्स का होता है वो हमें जानना है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, और तीसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावलयिक दर्पण। ये रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। परावलयिक दर्पण, इसे हम छोटे छोटे टर्म्स में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बाकी चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समतल दर्पण कौन सा दर्पण? जिसका जो सरफेस होगा वो एकदम प्लेन होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही जैसा होगा। वस्तु हम जितना बड़ा रखेंगे परावर्तन भी उतना ही, मतलब वस्तु परावर्तन प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। गोलीय दर्पण में हमें 2 दर्पण के बारे में पढ़ना है, जो कि है पहला अवतल दर्पण और दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये होता है परावलयिक दर्पण, ठीक है। इसको हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं, इलिप्टिकल मिरर, लेकिन इसको उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इसको समझ लेना है कि होता क्या है। तो परावलयिक दर्पण होता है कि ये जो बहुत बड़े वस्तु का भी बहुत छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। आप अगर बहुत बड़े हाथी को भी लाकर रख दोगे ना तो भी छोटा सा दर्पण, ये वाला परावलयिक दर्पण इलिप्टिकल मिरर, उसका प्रतिबिंब आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आप ऐसा गेस करो कि जो छोटा वाला आपका आईना लगा रहता है, जिसको ड्रेसिंग टेबल वगैरह में लगा रहता है, उसके सामने हाथी को लाकर रखोगे तो दिखेगा प्रतिबिंब? उसका नहीं दिखेगा ना, उसका बस सूंड दिखेगा, ठीक है ना, और बाकी बॉडी नहीं दिखेगा। इसी के लिए इस तरह का मिरर बनाया जाता है ताकि बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाया जा सके, छोटे जगह पर उसको परावर्तित किया जा सके, ठीक है। और समतल दर्पण तो हमें समझ में आ गया। समतल दर्पण में हमें इतना ही जानना है कि इसमें जितना बड़ा वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के पर्पज से है गोलीय दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड मिरर, ठीक है। अब हम लोग इसमें 2 दर्पण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो उत्तल और अवतल दर्पण बनता है वो बनता कैसे है, ठीक है। क्योंकि ईच सबसे छोटा छोटा चीज सबको हम लोग ध्यान से देखते जाना। ये कोई भी, हमने एक गोला ले लिया। गोलीय दर्पण क्या है? एक दर्पण जो गोले का आकार का है, ठीक है, मतलब कि जो राउंड शेप्ड है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस गोलीय दर्पण को बीच से तोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि अगर तोड़ देंगे तो 2 हिस्से में ये बढ़ जाएगा, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस कर देते हैं, ठीक है। अब हम समझ में आ रहा है, 2 दर्पण में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों दर्पण में अलग अलग साइड को पेंट करेंगे। एक में हम इस बाहरी वाले सतह को पेंट कर देते हैं और इसमें हम भीतर वाले सतह को पेंट कर देते हैं। अगर पेंट ना भी करें तो भी परावर्तन होगा, लेकिन पेंट कर देने से परावर्तन जो होता है वो बहुत क्लियरली होता है, उसका परावर्तन आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कौन सा परावर्तन, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। एक गोल दर्पण था, उसको हमने बीच से तोड़ दिया, 2 हिस्से में बढ़ गया और दोनों हिस्सों का अलग अलग सतह को हमने पेंट कर दिया। अब देखते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह
परावर्तक सतह, इसको समझो, परावर्तक सतह क्या होता है, जो पेंट नहीं किया हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। अगर इस तरफ से हम लोग टॉर्च से लाइट इस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो ये परावर्तित नहीं होगा, क्योंकि इस साइड तो पेंट है, तो हमें इस साइड से रिफ्लेक्ट कराना होगा, ठीक है। तो जो परावर्तक सतह यदि किसी दर्पण का अंदर की तरफ धंसा रहता है ना, ये अंदर की तरफ धंसा रहता है, तो इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण या फिर कॉन्केव मिरर, ठीक है। और अगर वही यहाँ बात करें तो इसका परावर्तक सतह ये वाला है, और ये क्या है, उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। बिल्कुल ही इजी सा कंसेप्ट है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ घुसा रहे या फिर धंसा रहे उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, और जिसका बाहर उभरा रहे उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर इस तरह से आपको कभी दिया रहे और ये वाला हिस्सा पर इसका रहे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना है कि इसका परावर्तक सतह कौन सा है। ये तो नहीं है क्योंकि इस साइड तो पेंट है, इस साइड पेंट नहीं है, मतलब ये परावर्तक सतह है। और परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, निकला तो नहीं है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस पे अभी तक हमें। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको गोलीय दर्पण में जानना है, ठीक है। नाम जो है, जगह, उसका प्लेस, पॉइंट्स, ठीक है, देखते हैं। अब एक गोलीय दर्पण था सबसे पहले, ठीक है। अब कोई भी जब गोला होता है तो उस गोले का एक त्रिज्या होता है, किसी भी गोले का क्या होता है, एक रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। अब इसी त्रिज्या को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जो गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होगा उसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से इस पॉइंट पर जहां से हम यहाँ तक जाते हैं, अब हम नाम एक एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ये सेंटर होता है इसे हम सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। बहुत अच्छे से जानना जरूरी है किसको क्या कहते हैं, क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। और इस पॉइंट पर जहां जाकर ये रेडियस या वक्रता त्रिज्या मिल रहा है दर्पण के जिस पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं या पी से डिनोट करते हैं। इसको हम इंग्लिश में पोल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है, ठीक है। अभी हम उत्तल अवतल दर्पण के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, जिस पॉइंट से ये शुरू हुआ है, मतलब केंद्र, जो गोले का केंद्र है वो वक्रता केंद्र, और जहां पर ये केंद्र मतलब ये त्रिज्या जाकर जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसे हम कहते हैं ध्रुव। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस पॉइंट या फिर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट ध्रुव, ये फोकस पॉइंट, ये वक्रता केंद्र, ठीक है, एकदम क्लियर है अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं जगह, डिस्टेंस के बारे में। फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल याद रखना, इस पॉइंट को वक्रता त्रिज्या नहीं कहते, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस पॉइंट से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब फोकस, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, और यहां से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं से हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का क्या है, दुगना है, ये डबल किया गया, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब आर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, क्योंकि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा है। और ये फॉर्मूला आगे जाकर आपको बहुत काम देगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे इस चैप्टर का, या फिर हम लोग अवतल दर्पण का जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम देगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना है बगल में, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या जाना, नाम जाना, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, पोल या ध्रुव, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। बस इतना ही हमें जानना था, ठीक है। अब हम बात करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, अगर रे डायग्राम्स की हम लोग बात करते हैं तो वहां रे डायग्राम्स में बस काम ही इतना होता है कि वस्तु को रखेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। अलग अलग जगह पर वस्तु को रखकर देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब एक्चुअल में क्या होता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, और प्रतिबिंब होता कितना टाइप का है। तो किसी भी वस्तु का परावर्तन के बाद जब दो किरण आपस में किसी पॉइंट पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। एक बार और देख लेते हैं, किसी भी वस्तु का परावर्तन के बाद दो किरण जब आपस में किसी भी पॉइंट पर टकराता है या फिर बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब जो होता है वो दो होता है, एक तो रियल होता है और एक क्या होता है, काल्पनिक। एक को वास्तविक बोलते हैं और एक को वर्चुअल, ठीक है, या फिर वास्तविक और काल्पनिक, रियल और वर्चुअल, ठीक है ना। वास्तविक और एक जो होता है काल्पनिक। अब दो चीज हम जान लेते हैं, काल्पनिक ये दुनिया का ही रूल है, ठीक है ना। वास्तविक परावर्तन के बाद, जैसे आप लोग यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है।
अब ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ मान लो कि दो किरण आ रहा है, अब टकराने के बाद मान लो इस पॉइंट से होकर गुजरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में पॉइंट पर मिल गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये पॉइंट पर मिला, ठीक है ना। परावर्तन के बाद दोनों आपस में इस पॉइंट पर टकराया, तब यहाँ पर एक्चुअल में दिख रहा है टकराते हुए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यहीं पे हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। जब मान लेते हैं यहाँ पर ये उत्तल दर्पण का एक है, अब ये यहाँ पर हमने क्या किया, फोकस और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से समांतर किरणें आ रही है, ठीक है। अब किरणें आने के बाद क्या होता है, उत्तल दर्पण में अभी हम लोग पढ़ेंगे किसमें क्या होता है, ये दूर जाती है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये दूर जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमें तो प्रतिबिंब चाहिए ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाकर इसको अपने से ही, ये जा नहीं रहा है, हमने इमेजिन कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये पीछे जा रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता उत्तल दर्पण का किरण आरेख को, ज्यादा अवतल दर्पण के किरण आरेख को ही ज्यादा वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों कट नहीं रहा था, ये लोग दोनों तो आपस में दूर दूर जा रहा था, लेकिन हमने अपने से एज्यूम किया कि पीछे कहीं मिल रहा होगा, क्योंकि देखा कि दोनों तीर इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है कहीं मिल रहा होगा, तो इस पॉइंट पर हमें लगा कि मिलेगा, तो हमने इसे मिला दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग काल्पनिक, ठीक है, इसी को कहते हैं काल्पनिक, जो हमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जिस पॉइंट पर एक्चुअल मिलेगा उसे हम कहेंगे वास्तविक या फिर रियल इमेज, ठीक है ना। ये दोनों चीज समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब चलते हैं रे डायग्राम में, और कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट हम रे डायग्राम समझेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो और थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझना, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पॉइंट आउट करो और कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब रे डायग्राम जब बात कर रहे हैं तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में, कॉन्केव मिरर के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे कॉन्वेक्स में या फिर उत्तल दर्पण पे, ठीक है। अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। रूल्स क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम आगे जाकर कभी फंसे नहीं, याद करने का जरूरत कभी ना पड़े, ठीक है। तो 3 रूल्स है, आप लोगों को समझ लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों को अवतल दर्पण ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। और एकदम आप लोग स्केल से खींच लेना, ठीक है ना। ये जो लाइन खींचोगे ना, ये जितना दूरी होगा, मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर आपने खींचा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए स्केल से एग्जैक्टली, तभी जाकर आपको एग्जैक्टली मिलेगा। मैं तो यहाँ व्हाइट बोर्ड है इसलिए पूरे स्केल से नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग पेपर में जब करोगे तो एकदम स्केल से करना, ठीक है। अब सबसे पहला रूल क्या होता है कि जब किरणें समांतर आती, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, पूरे जो ये पूरे लाइन को, अब जब समांतर आती है किरणें ना, जब भी समांतर आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर ही गुजरती है, ठीक है ना। वो हमेशा क्या होता है, फोकस से होकर ही गुजरता है। जब भी समांतर आता है, वो कोई भी हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जब भी समांतर आएगा किरण तो वो टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से। समांतर जब भी आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। समांतर जब भी आएगा कहां से गुजरेगा, फोकस से। बिल्कुल अच्छे से समझ लो इसको। और ठीक इसका ऑपोजिट होता है दूसरा वाला रूल, ठीक है। ये समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सीधा नहीं होना, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। अब यहाँ जब समांतर आ रहा तो टकराने के बाद फोकस पे मिल रहा था। अच्छा, अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, अगर फोकस से होकर ही गुजरे तो क्या होगा, तो बस इसका ऑपोजिट, अगर समांतर आ रहा था तो फोकस से गुजर रहा था, अगर फोकस से आएगा तो समांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष के। बस बिल्कुल इजी सा है, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। अगर समांतर आएगा तो टकराने के बाद फोकस से, और ये अगर फोकस से गुजरा है तो टकराने के बाद समांतर। आप लोग स्केल से खींचना, बिल्कुल परफेक्ट खींचना। तीसरा और आखिरी, अब हमें फोकस पे तो काम कर लिया, अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या पर। अगर कभी ऐसा हो कि वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरे किरण, तब क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या से जब गुजरेगा तो बिल्कुल इजी है, जब वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरेगा तो उसी रास्ते वापस आ जाएगा, ठीक है। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, अपने रास्ते से, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप। सबसे पहला, अगर समांतर आएगा तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा, अगर फोकस से गुजरेगा तो टकराने के बाद समांतर। और तीसरा जो है, अगर वक्रता सी से होकर गुजरेगा तो सी से ही वापस चला जाएगा। ये 3 रूल अगर आपने याद कर लिया तो ना लेंस में प्रॉब्लम होगा, ना आपका मिरर में, कहीं भी दर्पण में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेंस में भी। कोई भी किरण आरेख आपको कहीं से भी दे, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि वस्तु को कहां रखे, कहां प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। 3 और एक बार देख लेते हैं। समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगा तो समांतर हो जाएगा, और ये अगर सी से होकर गुजरेगा तो सी से ही वापस आ जाएगा, ठीक है। बस ये 3 रूल याद कर लो। अब जो आते हैं ट्रिक पे, और ये ट्रिक जो है ये आप लोग को सारा किरण आरेख बना के देगा, ठीक है। सबसे पहला चीज, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें हमेशा 2 किरण चाहिए। कितना, 2 किरण चाहिए। एकदम रट लो इसको, ठीक है, समझ जाओ पूरा अच्छे से कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण चाहिए, 2 किरण। कितने, 2 किरण।
अब ये दो किरण होगा वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा उसको भी बात कर लेते हैं। जो पहला किरण होगा ना वो हमेशा क्या होता है, समांतर। कहीं भी वस्तु को रखो, पहला किरण जो जाएगा वो हमेशा समांतर, और दूसरा जो जाएगा वो हमेशा नेक्स्ट पॉइंट से। याद रखना ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लो, ये कंसेप्ट नहीं है, बस ट्रिक है। पहला किरण जो होगा वो हमेशा समांतर जाएगा और दूसरा जो किरण जाएगा वो हमेशा नेक्स्ट पॉइंट से गुजरेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है या फिर नेक्स्ट स्टेशन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए, पहला हमेशा समांतर जाएगा और दूसरा हमेशा नेक्स्ट पॉइंट। समांतर और नेक्स्ट पॉइंट, दो किरण, बस इतना समझ लो, और कोई भी किरण आने कभी प्रॉब्लम नहीं देगा बिल्कुल भी। इसको आप कॉपी करते जाना पॉज कर करके, अगर छूट जाए तो बैक करके आप पॉज कर देना और लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं किरण आरेख। किरण आरेख क्या है कि वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखकर हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अलग अलग नाम हम लोग तो जान चुके हैं पहले भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इस पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और जो वक्रता केंद्र के भी उस पार हो ना उसको हम कहते हैं अनंत या इन्फिनिटेसिमल स्टोरेज को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। अब ये हो गया फोकस, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये अनंत। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े दूर पर वस्तु को बार बार रख रख कर देखेंगे कि कहां प्रतिबिंब बनता है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो हाफ हाफ करके बढ़ाएंगे। सबसे पहले अनंत पे वस्तु को रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे, और फिर फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग रखेंगे वो हम लोग रखेंगे कहां पर, अनंत पर, ठीक है। सबसे पहला जो रखेंगे हम लोग अनंत पर, कहां पर, अनंत पर, ठीक है। अब जब भी अगर वस्तु अनंत पे रखने का बात होता है ना, तो हम लोग वस्तु को कभी भी अनंत पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इमेजिन करते हैं कि वस्तु अनंत पे है, क्योंकि अनंत जब बोल रहे हैं तो वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला किरण जो होगा ना वो हमेशा समांतर आएगा। ये तो हमने अभी बात किया कि दो किरण चाहिए, पहला किरण हमेशा समांतर, क्या होगा, समांतर, पहला किरण हमेशा समांतर। और देखो जब भी समांतर आता है, उससे पहले हमने बात किया था कि जब भी किरण समांतर आता है टकराने का पहला रूल याद रखो, टकराने के बाद फोकस से, और अगर फोकस से गुजरता तो कहां जाता, समांतर हो जाता, ठीक है। और अगर सी से होकर गुजरता तो सी से ही वापस चला जाता। तो अगर यहाँ समांतर आया, टकराने के बाद फोकस से, एरो देना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा किरण होता है ना वो तो हम नेक्स्ट स्टेशन पे डालते हैं, पर ये जो अनंत है ना ये एक्सेप्शन है। जब भी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमें दूसरा किरण भी समांतर ही लाना पड़ेगा, ठीक है। अब समांतर जब लाया तो क्या होगा, ये नीचे साइड से ऊपर से जाएगा तो फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है। अब देखा हमने कि ये टकराने के बाद इस पॉइंट से टकराने के बाद यहाँ पे दोनों पॉइंट मीट किया है, किस पॉइंट पे, फोकस पे। तो वस्तु को यदि अनंत पे रखा जाए तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, एफ पर या फोकस पर। इसको और एक बार रिवाइज करते हैं। अनंत पर ना दो किरण और दोनों समांतर आएगा, क्योंकि अनंत पर जब वस्तु हम लोग रख नहीं सकते, वो इमेजिन एज्यूम कर रहे हैं कि अनंत पर वस्तु होगा, इसीलिए दोनों किरण जो है वो पैरेलल आएगा, समांतर आएगा। और टकराने के बाद तो हमें पहला रूल पता ही है कि जब भी समांतर आती है किरणें टकराने के बाद फोकस से गुजरती है और इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो कहां पर वस्तु बना, फोकस पर। अभी बस इतना जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग और नेचर के बारे में और छोटा बड़ा साइज वगैरह सब के बारे में जानेंगे। बस अभी रे डायग्राम खींचना सीखते हैं, ठीक है। अभी हो गया दूसरा वाला रूल। अब सबसे पहले तो हम लोग इन्फिनिटी अनंत पे रख चुके हैं, अब क्या करेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर रखेंगे। ये रख दिया हमने वस्तु, ठीक है। अब वस्तु में जो पहला किरण वो हमेशा क्या होता है, पहला किरण, दो किरण चाहिए, पहला किरण समांतर, समांतर जाएगा, फोकस से गुजरेगा, बिल्कुल इजी है। दूसरा किरण जो होगा ना वो हमेशा नेक्स्ट पॉइंट से गुजरेगा, क्योंकि ये तो अनंत नहीं है कि ये दोनों किरण समांतर आएगा, ये है वस्तु रखे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट जो होता है ना दो ही दिख रहा होगा तुमको, एक एफ एक सी। तो नेक्स्ट पॉइंट मतलब अगर वस्तु को यहां से लेकर इस पॉइंट के बीच में कहीं भी रखे तो इसका नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा, सी होगा। लेकिन अगर सी और एफ के बीच में कहीं पर रखे तो कहां पर होगा इसका नेक्स्ट स्टेशन, एफ। अगर मान लो वस्तु यहां पर रखा हुआ है तो इसका नेक्स्ट स्टेशन एफ, अगर वस्तु यहां रखा हुआ है तो उसका सी हो गया नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना है। तो पहला किरण तो समांतर आके टकरा के फोकस से गुजर गया, बिल्कुल इजी। अब दूसरा ये जो जाएगा वो सी से होकर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन तो सी है, अब सी से होकर गुजरा। अब हमें पता है कि जब भी वस्तु सी से गुजरता है तो सी से ही वापस आ जाता है, ठीक है। अब सी से वापस आया, अब हम देखते हैं कि टकराया किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और यही बन जाएगा हमारा इमेज इस वस्तु का, बिल्कुल इजी है। दो किरण चाहिए, पहला समांतर दूसरा नेक्स्ट स्टेशन, पहला समांतर खींचा, एफ से होकर गुजरा, दूसरा सी से जाएगा
क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉइंट सी है, सी से गुजर गया। अब सी से वापस आ गया तो वस्तु कहां पर बना, सी तथा एफ के बीच। तो याद करने का कुछ भी जरूरी नहीं है कि ठीक है, बस इतना पहले का जो 3 रूल है वो देख लो कि वस्तु समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से आएगा तो समांतर हो जाएगा, सी से आएगा तो सी से वापस चला जाएगा। 3 रूल। और दूसरा क्या है कि 2 किरण चाहिए, पहला समांतर, दूसरा नेक्स्ट स्टेशन। इसको एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, 2 किरण आरेख हमने बनाया और बना लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज कैरी रखना, इसको पानी वानी पीते रहो, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट होगा, अब हमने कहां पे रखा हुआ था, सी और एफ के बीच, नहीं सी और अनंत के बीच में ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सी पर रखेंगे वस्तु को। अब रखते हैं सी पर, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। अब हम कहां रखेंगे, सी पर। अब सी पर वस्तु रखा, अब सी पर वस्तु रखा तो क्या हो गया, ये पहला समांतर आएगा, ये तो पता है पहला किरण हमेशा समांतर, समांतर आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से, बिल्कुल इजी है। अब फोकस से गुजरा, लेकिन दूसरा किरण भी तो चाहिए। अब अगर सी पे ही खड़ा है तो सी का नेक्स्ट स्टेशन सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस स्टेशन पे खड़े हो उस स्टेशन को तो अगला स्टेशन नहीं बोल सकते ना। अगला स्टेशन क्या होगा, उसके बाद वाला, तो इसके अगला क्या है, फोकस है। तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। पहले गुजार दो, बाद में सोचो कि टकराने के बाद क्या होगा, गुजर गया। अब गुजरने के बाद याद आया कि फोकस से जब गुजरता है तो क्या होता है, समांतर हो जाता है। तो समांतर हो जाता है तो क्या होगा, इस तरह से समांतर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। और कटा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोनों कटा ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो 3 किरण आरेख यहाँ बन गया है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो। ठीक है, अब 3 किरण आरेख तो हमने बनाया है और 3 किरण आरेख हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जो कि शायद कल तक पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मैथ भी बनाते रहो और घर पे रहो, सेफ रहो, खुश रहो। चलो बाय।